नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो वर्तमान में बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कई सवालों को लेकर के कई प्रकार की विचलन पैदा करने वाली स्थिति है। उससे बाहर कैसे निकलें और किस तरह से हम चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम कुछ विशेष प्रकार से नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कुछ सवाल हैं, उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो देखिए हमारे सवाल क्या क्या हैं। हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेकर के। इससे संबंधित कुछ सवाल हैं और इन सवालों के जवाब को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सवाल क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको सवाल बता देता हूं, जिन जिन सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इनमें से कोई भी सवाल आपके मस्तिष्क में है तो आप वीडियो के अंदर उस सवाल के जवाब तक जरूर देखें। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कभी मैं किसी वीडियो में नहीं बोलता हूं कि आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, लेकिन ये वीडियो शिक्षक बनने वाले व्यक्ति को पूरा देखने की ज़रूरत है और ठीक से एक एक बात को समझने की ज़रूरत है, ताकि उसके मस्तिष्क के बहुत सारे सवाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो बिना किसी चिंता के निष्फिक्र होकर के अपनी बेहतर तैयारी कर पाएँ। सवाल क्या क्या, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, राजस्थान में कब से होगी निरंतर, यानी ये जो शिक्षा नीति है ये राजस्थान में लागू होकर के निश्चित रूप से जैसे बनी है वैसे की वैसी कब राजस्थान में लागू हो सकती है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। दूसरा हमारा सवाल है, नई शिक्षा नीति की क्या है शिक्षा व्यवस्था। नई शिक्षा नीति जो है उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरह से इसमें शिक्षा व्यवस्था की गई है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। आने वाली शिक्षक भर्तियों पर प्रभाव, आने वाली शिक्षक भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की क्या रहेगी भविष्य स्थिति, इसको लेकर के भी काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट है। पिछले 2-3 दिनों से मैं काफ़ी विद्यार्थियों को देख रहा हूं जो बार बार इस बात के लिए कमेंट कर रहे हैं कि हमने 2 वर्षीय बीएड किया, हमारा आगे की परीक्षाओं में क्या होगा। हम 4 वर्षीय कर रहे हैं, मतलब कि जो अपना बीए के साथ में बीएड होता है, बीएससी के साथ बीएड होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने किया है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के अपने अपने जो है कमेंट आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन सभी के जवाब एक साथ मिले। दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखना, आप ये आपका वीडियो न सिर्फ आपकी समझ के लिए बल्कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें आप लोगों को शिक्षा नीति से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके जवाब भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसलिए आपके लिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से या परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप किए बिना एक बार जरूर देखना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की। हमारे पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं, राजस्थान में कब से होगी निरंतर, यानी राजस्थान में शिक्षा नीति कब से लागू होगी। दोस्तों आप लोगों को ये निश्चित रूप से पता होगा कि हमारे देश में जब ये शिक्षा नीति बनाई गई केंद्र सरकार के माध्यम से, तो ये शिक्षा नीति सबसे पहले तो 34 वर्षों के बाद बनी। लगभग 34 वर्षों तक हमारी 1986 की जो नीति चल रही थी, 1986 की 1986 की शिक्षा नीति वो चल रही थी, उसके स्थान पर ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है। लगभग 2 लाख लोगों के सुझावों से, लगभग 2 लाख लोगों के सुझावों से, जिसमें कई शिक्षाविद भी हैं, कई राज्यों के शिक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी है, मंत्री है, इसके अलावा ग्राम स्तर के भी कई वो लोग जो कि शिक्षा के संदर्भ में अपने विशेष प्रकार के विचार जो है यहाँ तक पहुँचा पाए, लगभग 1.25 लाख पंचायत स्तर के लोग, इस तरह मिलाकर के लगभग 2 लाख लोगों के सुझावों से ये नीति बनी है। इस नीति के निर्माण के बाद में ये तय किया गया था कि इस नीति को वैसे तो बहुत जल्द, यानी 22-23 के सत्र से पहले पहले सब जगह शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, राज्य की सरकार पर निर्भर करता है किसी राज्य में उस नीति को लागू करना। तो एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पिछली सरकार में इस नीति की कुछ चीज़ों को लागू किया गया, लेकिन प्रॉपर नीति को लागू नहीं किया गया। आपको ध्यान रखना दोस्तों, अब वही सरकार राजस्थान में काम कर रही है जो सरकार के माध्यम से, जिस पार्टी के माध्यम से केंद्र में इस नीति को बनाया गया।
यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको केंद्र में बनाया है और अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब इस नीति का लागू होना लगभग तय है, यानी इसकी हर बात यहाँ पर लागू हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है। और पूरी संभावना नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं श्रीमान मदन दिलावर जी, उनके विचार जब सुनने को मिले उससे भी स्पष्ट हो गया कि निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ पर लागू होने वाली है। आपने भी निश्चित रूप से उनके विचार सुने होंगे, एक बार फिर आप यहाँ पर भी सुन लीजिए कि नए शिक्षा मंत्री जी का नई शिक्षा नीति को लेकर क्या कहना है। नई शिक्षा नीति आ गई है, तो नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास रहे। दोस्तों, आपने शिक्षा मंत्री जी को सुना है, उसके बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि निश्चित रूप से अब राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। और नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, इसका मतलब इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। नई शिक्षा नीति की व्यवस्था क्या है और नई आने वाली शिक्षक भर्तियों पर किस तरह का प्रभाव इसका पड़ सकता है, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की क्या स्थितियां रहने वाली है। तो मैं एक एक सवाल का जवाब आपको देना चाह रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप देखिए। बहुत मेहनत के साथ में इन चीज़ों को मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप ठीक से चीज़ों को समझ पाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा व्यवस्था क्या की गई है, इसके अनुसार स्कूल शिक्षा व्यवस्था अब क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो अब नई प्रणाली 5+3+3+4 कर दी गई है। जैसे कि पहले आपको पता होगा जो शिक्षा नीति के अनुसार हमारी व्यवस्था चल रही थी होती 10+2+3, उसको बदल करके अब क्या कर दिया गया है 5+3+3+4। तो एक तो ये इसमें सबसे बड़ा अमिटमेंट है। दूसरा, इस नई प्रणाली के अंदर 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या, फिर 3 और 4 का मतलब क्या है, इसको अलग अलग हम विस्तार से समझ रहे हैं। दोस्तों, प्रथम जो 5 वर्ष हैं, इन प्रथम 5 वर्षों का मतलब इन्होंने रखा है फाउंडेशन काल है। ये बच्चे का बेस तैयार करने का काल है, बालक का आधार तैयार करना, ताकि बालक धीरे धीरे स्कूल में जाना शुरू करे, धीरे धीरे स्कूल में बैठना शुरू करे, या शिक्षा के प्रति बालक का रुझान पैदा हो। वो रुझान पैदा करने का, फाउंडेशन का, आधार या नींव का ये समय माना गया है। इसके अंदर दोस्तों पूर्व प्राथमिक के 3 वर्ष माने गए हैं, यानी बालक विद्यालय में जाता तो पहली क्लास में एडमिशन होता। हमारे यहाँ जो है 6 साल के बालक का स्कूल में प्रवेश निश्चित किया हुआ पुरानी नीति के अनुसार, लेकिन अब 3 साल से लेकर 6 साल के बालक की शिक्षा की व्यवस्था भी इसमें जोड़ दी गई है, उसको पूर्व प्राथमिक नाम दिया गया है। तो 3 से लेकर 6 साल के बच्चे को जैसे आंगनबाड़ी आदि के अंदर जो शिक्षा मिलती है वो पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था भी या नर्सरी स्कूलों की व्यवस्था भी की जा रही है, वहां पर ये व्यवस्था रहेगी। इसके बाद में कक्षा 1 और 2 के लिए 2 वर्ष, ऐसे करके दोस्तों पूर्व प्राथमिक और दूसरी कक्षा तक की शिक्षा को 5 वर्ष का काल यहाँ पर माना गया है। दोस्तों, इस 5 वर्ष के काल में किन किन बातों पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर इस दौरान बालक का बेसिक आधार निर्माण कार्य किया जाएगा। बालक का बेस जो है उसका निर्माण कैसे हो, ठीक है। दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी के माध्यम से निर्मित व्यवस्थाओं के अनुसार, एनसीईआरटी जो अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करेगी, उन व्यवस्थाओं के अनुसार इस उम्र के अंदर बालकों को खेल खेल में सिखाने का प्रयास होगा। मतलब प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा कि आप दबाव से बालकों को सिखाएं, इसे प्रयास करना है, वो भी कैसे, खेल खेल में, बिना किसी प्रकार का तनाव दबाव बालक को दिए हुए, बिना किसी दंड प्रणाली का उपयोग किए हुए प्रेम पूर्वक बालकों को खेल खेल में सिखाने का प्रयास करना होगा। इसके बाद दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों का जो भारी बोझ बालकों पर लाद दिया जाता है शुरुआत से ही, उस शिक्षा से मुक्ति, यानी कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें भारी पाठ्यक्रम, भारी पुस्तकें और बोझ जो होता है बैग का बालक पर, उससे मुक्त करना इसका जो है विशेष उद्देश्य है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था या व्यवहार मातृभाषा में, प्राथमिक शिक्षा तक की व्यवस्था क्या की गई है, मातृभाषा में। तो यहाँ पर भी पूर्व प्राथमिक और पहली और दूसरी क्लास में बालकों को शिक्षा जो दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किस में दी जाएगी, मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होगी। खास बात क्या है दोस्तों,
खास बात मैं फिर यहाँ मैंने लिखी है कि लागू करना राज्य सरकार के हाथ में है। तो अभी हम बात कर रहे थे ना, लागू करना राज्य सरकार के हाथ में है, और अभी आपने सुना भी कि अब हमारे राजस्थान में राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होने से ये नीति लागू होना तय है। तो ये तो था दोस्तों प्रथम 5 वर्षों का मामला। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों अगले 3 वर्ष का, जो सेकेंड नंबर पर जो 3 वर्ष है उसका मुद्दा क्या है। तो अगले 3 वर्ष का देखिए, भविष्य की तैयारी का काल। ये जो अगले 3 वर्ष के काल को इन्होंने क्या नाम दिया है, भविष्य की तैयारी का। यानी भविष्य में बालक को शिक्षा से व्यवस्थित रूप से जुड़ना है, तो भविष्य के लिए बालक को तैयार करना, शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक को तैयार करना। इसके लिए दोस्तों जो कक्षाएं नामित की गई है वो 3 से 5 है, यानी प्राथमिक स्तर की जो कक्षा 3, 4 और 5 होती है वो इसमें शामिल की गई है। दोस्तों इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है, क्या क्या इसमें तय किया गया है। इसके अंदर बालक को भविष्य की शिक्षा प्राप्ति के लिए तैयार किया जाना है, यानी बालक को रेडी करना है, रेडीनेस पैदा करनी है, उसमें तत्परता पैदा करनी है, उसमें रुचि पैदा करनी है, उसमें पढ़ाई को लेकर के। तो पढ़ाई के प्रति बालक में रुचि पैदा करने का ये काल होगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा इसका एम है गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और भाषा। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा, इससे बालक का परिचय करवाना, मतलब इनको बहुत गहराई के साथ में पढ़ाना नहीं है, केवल परिचय इनका हो जाए, सामान्य जानकारियां, भाषा की सामान्य जानकारियां, पढ़ना लिखना बालक को आ जाए, गणित की सामान्य जानकारियां, गणितीय जानकारी बालक को हो जाए, ठीक है। इसके बाद में जो है चित्रों की जानकारी बालक को हो जाए, साइंस में जो उसका एकदम जनरल बेसिक साइंस है उसके बारे में बालक को कुछ जानकारी हो जाए, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के बेसिक जानकारी हो जाए। इस तरह की विषय वस्तु इसके लिए तय रहेगी। इसके बाद में 5वीं तक शिक्षा या प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूर्णतः मातृभाषा के माध्यम से, पहले भी हम बात कर चुके हैं। फिर इसमें देखिए 5वीं कक्षा तक की शिक्षा 100% किसमें देनी है, मातृभाषा में देना अनिवार्य है। जो बालक की मातृभाषा, मान लीजिए गुजरात का बालक है तो गुजराती है, राजस्थान की किसी क्षेत्र में रह रहा तो राजस्थानी के अंदर उसको समझाना जरूरी है। इसी प्रकार से जहां की जो मातृभाषा वर्तमान में है उसी भाषा में उसको शिक्षा दी जाना अनिवार्य इसमें किया गया। कौन सी, प्राथमिक स्तर की। उसके बाद दोस्तों भय मुक्त शिक्षा वातावरण देना और क्रियात्मक एवं खेल प्रणालियों का उपयोग करना। बालक को भय मुक्त शिक्षा का वातावरण देना, बालक में पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए, और उसको जो वातावरण दिया जाए पढ़ाई का वो एकदम भय मुक्त हो, क्रियात्मक हो, बालक क्रियाशील रह करके सीखे, खेल खेल की विधियों में या खेल प्रणालियों में उसको सिखाया जाए। अंग्रेजी की अनिवार्यता से मुक्ति। देखो कई विद्यालयों के अंदर बालकों के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य करते हुए उसको सीखना जरूरी और अंग्रेजी में पढ़ना जरूरी किया गया। ऐसे वातावरण से बालकों को मुक्ति दिलवाना, यानी अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है लेकिन मातृभाषा में बालक को सिखाना अनिवार्य है। तो ये है दोस्तों अगले 3 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए उसके अगले 3 वर्ष कौन से होंगे। फिर अगले 3 वर्ष दोस्तों ये है, ये अगले 3 वर्ष है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में। और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों 6ठी से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ 6ठी से लेकर 8वीं तक की शिक्षा के लिए क्या क्या तय किया गया है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ एनसीईआरटी के द्वारा निश्चित और तय पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी के माध्यम से 6 से लेकर 8 तक के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी, उसी पाठ्यक्रम को यहाँ पर संचालित करना होगा। इसके बाद में देखिए बहुत ही खास बात है दोस्तों, 6वीं कक्षा से ही बालक को कंप्यूटर कोडिंग सिखाने की व्यवस्था की शुरुआत। दोस्तों बालकों में आज का जो जमाना है ये कंप्यूटर का जमाना है, आधुनिक युग है, आईटी का जमाना है, इसलिए बालकों को 6ठी क्लास से ही कंप्यूटर की शिक्षा से बेसिक तरीके से जोड़ना, उसमें कोडिंग का काम सिखाना और बहुत सारे इस तरह के जो उपकरण होते हैं, संयंत्र होते हैं जो कई देशों में बच्चे भी बना लेते हैं, उस तरह की क्षमताएं भारत के बालकों में प्रारंभ से ही पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। इसी के साथ में 6वीं कक्षा से ही इंटर्नशिप शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना। इंटर्नशिप शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या दोस्तों, इसमें क्या जिसके तहत बालक अपनी रुचि के क्षेत्र में कहीं से भी विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए स्वतंत्र होगा और इसके लिए विशेष व्यवस्था होगी। इसका मतलब ये दोस्तों
जैसे मान लीजिए एक बालक छठी क्लास में पढ़ता है और वो संगीत के अंदर बहुत माहिर है, संगीत में वो रुचि रखता है, तो उस बालक को संगीत में प्रशिक्षण लेने के लिए बाकायदा छूट दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी, छुट्टी दी जाएगी। वहां रह करके वो अपने किसी गुरु के पास में रह करके उसको सीख सकता है और वो भी विद्यालय प्रणाली की व्यवस्था में ही जोड़ा जाएगा। कोई चित्रकला में रुचि रखता है तो किसी चित्रकार के पास रह करके उन चीजों को सीख सकता है। मतलब जिस क्षेत्र में भी बालक रुचि रखता है उस क्षेत्र के लिए वो क्या कर सकता है, इंटर्नशिप प्रशिक्षण ले सकता है और उस क्षेत्र के अंदर अपने आप के भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकता है। ये छठी क्लास से ही उसके लिए व्यवस्था रहेगी, जो चाहेगा उसके लिए, जो नहीं चाहेगा उसके लिए नहीं है। इसके बाद में देखिए, बालक में भविष्य एवं शिक्षा के महत्व की समझ विकसित करने की व्यवस्था। दोस्तों, बालक पढ़ता तो है लेकिन उसको ये पता ही नहीं होता मैं पढ़ क्यों रहा हूं, पढ़ाई का मतलब क्या है, फ्यूचर क्या है, ये बालक को बहुत देरी से पता लगता है। आज कई बालक 12वीं क्लास में आ जाते हैं तब तक उनको फ्यूचर प्लानिंग का पता नहीं होता। यहां पर ये सोचा गया है कि छठी क्लास से लेकर 8वीं तक ही बालक को इस तरह से तैयार किया जाए कि उसको अपने भविष्य की समझ पैदा हो जाए कि मेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा होना चाहिए और शिक्षा का मायना क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, ये उसको समझ में आ जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है व्यवस्था करनी होगी या इस तरह की व्यवस्थाओं को लागू करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतिम स्तर जो है वो है 4 वर्ष का। हम बात कर रहे थे 5+3+3+4, तो उसमें हमने 5+3+3 की बात कर ली है। अब अंतिम 4 वर्ष की बात है। ये अंतिम 4 वर्ष जो है ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में है, कक्षा 9 से 12 के लिए। कक्षा 9 से 12 के लिए ये है। इसमें विषयों की गहनता विकसित करना, विषयों की क्या विकसित करना, गहनता विकसित करना। विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों की गहनता विकसित करना। अब तक जैसे हम पीछे बात कर रहे थे 5वीं तक उसको परिचय करवाना है, 6ठी से 8वीं तक उसको ठीक ठाक तरीके से पढ़ाना है और यहाँ पर विषय को गहनतम तरीके से सिखाना, विषय की गहराई बालक में पैदा करना, विषयों के प्रति बालक की समझ का विकास करना, विषयों के प्रति बालक की जो समझ है उसको विकसित करना, बालक में विश्लेषणात्मक क्षमता पैदा करना, बालक में विश्लेषण की क्षमता पैदा करना, बालक में विश्लेषण करने की क्षमता को पैदा करना, जीवन में बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना, बालक को अपनी लाइफ के अंदर बड़े लक्ष्य कैसे प्राप्त करे इसके लिए प्रेरित करना। देखो, छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए तो व्यक्ति काम करता ही है, लेकिन एक व्यक्ति बड़े लक्ष्य तक कैसे पहुंचे इसके लिए भी बालक को तैयार करना, प्रेरित करना, प्रारंभ से ही बालक में ऐसे भाव पैदा करना कि आगे चल करके उसमें उच्च आकांक्षा का स्तर रहे और एक बड़े व्यक्ति के रूप में, बड़े व्यक्ति या नागरिक के रूप में वो स्थापित हो पाए, बड़े लक्ष्यों की दिशा में वो प्रेरित हो पाए, ये व्यवस्था उसको देना। मनपसंद विषय चुनने की स्वतंत्रता। देखो, इसमें यह भी है कि मनपसंद विषय चुने जा सकते हैं। पहले अपनी व्यवस्था क्या है कि कला वर्ग का विद्यार्थी कला वर्ग के विषय चुन सकता है, विज्ञान वर्ग का विज्ञान के चुन सकता है, वाणिज्य वर्ग का वाणिज्य का। लेकिन अब नई शिक्षा प्रणाली में अब कहां तक ये लागू होता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्रणाली में ये नियम है कि आप कोई सा भी विषय चुन सकते हो। यथा का मतलब जैसे विज्ञान के साथ में कोई कला का विषय ले सकते हो आप, या वाणिज्य का विषय भी आप ले सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ना चाहता है और बायोलॉजी के साथ में वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता मैं तो बायोलॉजी के साथ में ज्योग्राफी पढ़ूंगा और हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो वो ले सकता है। इस तरह की स्वतंत्रता, लेकिन संबंधित विद्यालय में वो इस प्रकार का पैनल उन्होंने बना रखा है कि नहीं बना रखा है, इस तरह से 3-3 विषयों का जो ग्रुप उनको बनाना है वो उन्होंने तैयार किया कि नहीं किया। अगर कहीं उपलब्ध है तो वहां पर वो ऐसा ले सकता है। तो ये प्रणाली भी इसमें तय की गई है। तो दोस्तों, ये थी अपने यहाँ पर नई व्यवस्था जो की गई है 5+3+3+4 की प्रणाली, उसको आपने निश्चित रूप से ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों अपने अगले सवाल की। ये हमारा वो सवाल था जिसका जवाब आपको मिल गया होगा कि क्या व्यवस्था की गई है विद्यालयों में अब शिक्षा की। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो सवाल था अपना, उस सवाल का जवाब, नई शिक्षा नीति जो है उसके अंदर किस तरह की जो खास व्यवस्थाएं की गई है,
खास व्यवस्थाएं मतलब जो व्यवस्था की गई है उसमें खास व्यवस्थाओं का मूल आधार क्या है। जैसे रटंत की शिक्षा के स्थान पर समझ विकसित करने वाली शिक्षा की व्यवस्था देना, यानी रटंत प्रणाली से बालकों को मुक्त करना है और समझ वाली शिक्षा देनी है। संस्कृत भाषा एवं मातृभाषा विकास पर जोर देना, यानी अब संस्कृत भाषा से संबंधित और मातृभाषा से संबंधित जो पढ़ाई है या क्षेत्र है विद्यालय, उन पर विशेष जोर दिया जाएगा। आईआईटी की शिक्षा जो है उसके ऊपर विशेष बल देना। व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाकर आविष्कारक सोच पैदा करना, यानी बालकों में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना ताकि बालकों में आविष्कार करने जैसे लक्षण पैदा हो और आविष्कार की दिशा में बालक आगे बढ़ पाए। संगीत, कला एवं संस्कृति की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी हमारी संस्कृति को बचाए रखना, उससे संबंधित शिक्षा देना। कला की शिक्षा देना, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं जिनके क्षेत्र में बालक अपना भविष्य बना सकता है। संगीत से जुड़ी हुई जो है शिक्षा है वो। इसके बाद में स्कूल और कॉलेज में स्तर पर उचित फीस को सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र में भी शिक्षा की सुलभता। देखो कई निजी क्षेत्र के जो स्कूल हैं और कॉलेज हैं वो मनमानी फीस रखते हैं और इससे कई बालक वहाँ की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो हर बालक वहाँ की शिक्षा को ले पाए, इसको सुलभ बनाने के लिए सरकार ऐसे संस्थानों की फीस को तय करेगी और इतनी फीस रखेगी कि आसानी से हर कोई उस फीस को अदा कर सके और उस जो है उचित फीस के अंदर सभी बालकों को शिक्षा सुलभ हो सके। ये व्यवस्था इसमें तय की गई है। अब बात आती है दोस्तों, हमारा एक प्रश्न था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो शिक्षक भर्ती होगी, नई शिक्षकों का चुनाव होगा नया, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो शिक्षा मंत्री जी के बयान है उनके अनुसार तो ये सब कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लागू हो सकता है। क्या लागू होगा, अगर होगा तो लागू होना नहीं होना आगे की बात है, लागू होना कितना पॉसिबल है आगे की बात है, ये सारी चीजें लागू होगी या नहीं होगी आगे की बात है। लेकिन अगर लागू होगा तो क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, नीति में क्या है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती की जो योजना है उसमें सामान्य विचार हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जो उस नीति के अंदर सामान्य विचार तय किए गए। फर्स्ट नंबर पर 5वीं कक्षा तक मातृभाषा अनिवार्य कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो L1 के टीचर होते हैं, PRT टीचर जो बनते हैं, उनके लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई शिक्षक राजस्थान का रहने वाला है और वो गुजरात में टीचर बन जाता है तो उसको गुजराती आना जरूरी है। किसके लिए? PRT के लिए। यदि वो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक बनता है, यदि वो महाराष्ट्र में बनता है तो मराठी आना जरूरी है, पंजाब में बनता तो पंजाबी आना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य में वो शिक्षक बनता है तो उस राज्य की मातृभाषा का उस शिक्षक को ज्ञान होना जरूरी है। किसके लिए? PRT के शिक्षक बनने के लिए, L1 का शिक्षक बनने के लिए। पहले नंबर पर तो ये तय हो गया क्योंकि मातृभाषा अनिवार्य। दूसरे नंबर पर देखिए, नई शिक्षक भर्ती में चयन हेतु जो प्रोसेस बनाया गया है वो क्या है। इसमें प्रोसेस बनाया गया दोस्तों, सबसे पहले तो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पात्रता परीक्षा भी है, टेट है, CTET है, राजस्थान में रीट है, तो वो परीक्षा। उसके बाद में भी शिक्षक के लिए अलग से शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती है, अपने ग्रेड 2 और 1 के लिए भी परीक्षा होती है। तो सबसे पहले तो इस नई व्यवस्था में भी ये कहा गया है कि लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में एक निश्चित अनुपात में या संख्या में जो है लोगों को चयनित किया जाएगा और उनमें से जो चयनित लोग हैं उनका डेमो होगा प्लस इंटरव्यू होगा। डेमो होगा प्लस इंटरव्यू होगा। तो यहां एक बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो शिक्षक के लिए डरने की नहीं बल्कि योग्य के चुनाव की संभावना है। जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, इस नीति से, इस व्यवहार से कई लोगों में डर पैदा होता, तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ये नीति लागू होती है तो डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम इसलिए लगती है कि हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में जब शिक्षक भर्ती होने वाली है या हो रही है तो वहां पर इंटरव्यू बड़ा मुश्किल काम है, डेमो भी बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोगों का और कैसे डेमो संभव हो सकता है। लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, तो डरने की नहीं बल्कि ये सोचना है जो सच में योग्य है,
जो मेहनत करता है, जो परिश्रमी है, जिसने बीएड या डीएलएड करते समय वहां पर जो संस्थान था उसके अंदर जो टीचिंग वर्क सिखाया गया, माइक्रो टीचिंग उससे करवाई गई, लेसन प्लान बनाकर उससे पढ़वाया गया, स्कूलों के अंदर इंटर्नशिप के माध्यम से उन्होंने जाकर पढ़ाया। स्कूलों के अंदर जाना पड़ता ना बीएड करने के बाद में, आजकल जो है 3 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, 90 दिन के इस तरह के आपका होता है इंटर्नशिप, तो उसमें जाकर के आपने पढ़ाया तो निश्चित रूप से आप में योग्यता है और आपको इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बेहिचक बेहतर तैयारी करने की जरूरत है, ताकि अगर डेमो हो तो आप 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ। तो डरना नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हालांकि संभावना कम है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में भर्ती होती है तो बड़ा मुश्किल काम होता है इतने इंटरव्यू करवाना, डेमो करवाना, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए बता रहा हूं। दूसरा, केवीएस में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। 2018 में, यदि आपको याद हो किसी को, तो 2018 में केवीएस की भर्ती हुई थी। उस समय भी विशेष रूप से केवीएस में ये सेम व्यवस्था लागू थी, लिखित परीक्षा, उसके बाद में बाकायदा टीचर का डेमो हुआ, फिर इंटरव्यू के माध्यम से जो उसका चयन हुआ। वैसे यहाँ पर डेमो की जो प्रणाली होती है वो अलग नहीं होती है, इंटरव्यू के साथ ही होता है। जैसे इंटरव्यू पैनल बोर्ड बैठेगा तो वहीं पर जो है कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए उसे टीचिंग वर्क करवाया जाता है, डेमो होता है। तो ऐसा उसके अंदर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसे शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि नई शिक्षा नीति हम लागू करेंगे, तो नई शिक्षा नीति में तो ये व्यवस्था है। आगे समय बताएगा दोस्तों क्या होगा। नहीं लागू होती है तो कोई बात नहीं है, आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है। लिखित परीक्षा की होती है तो भी लिखित परीक्षा की तैयारी बरकरार रखनी है, क्योंकि लिखित परीक्षा तो इसमें भी अनिवार्य है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट, इसमें और क्या नियम है। खास तौर पर इसमें नियम है दोस्तों, चयन के बाद 3 वर्ष का प्रोबेशन काल होगा। 2 वर्ष का हमारे यहाँ पहले से है, 2 वर्ष का प्रोबेशन काल हमारे पहले से यहाँ पर लागू है। यहाँ पर इसमें तय किया गया 3 वर्ष का होगा, तो 1 वर्ष यहाँ पर बढ़ रहा है, एक ये अंतर आ रहा है। दूसरा, बेहतर निष्पादन यानी परफॉर्मेंस। बेहतर निष्पादन यानी कि पढ़ाने में यदि 3 सालों तक आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आपने 3 सालों में दिए, तो फिर सैलरी इंक्रीमेंट रूल से अतिरिक्त है। यानी कि सैलरी का जो इंक्रीमेंट है उसके लिए इन्होंने क्या माना है कि आपकी 3 साल की जो प्रोबेशन की टाइम है, उस टाइम में आपको बेहतर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उसके आधार पर जो है सैलरी इंक्रीमेंट यहां पर होगा। इसके बाद में शिक्षकों हेतु स्कूल के पास रेजिडेंस क्वार्टर, ये बहुत जबरदस्त बात है दोस्तों। स्कूल के पास में ही टीचर्स के लिए रेजिडेंस के क्वार्टर्स होंगे, जैसे पुलिस वालों के क्वार्टर होते हैं, अन्य प्रकार की जितनी भी सेवाएं होती है उनके क्वार्टर्स होते हैं, टीचर्स के क्वार्टर नहीं होते। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि अगर ये नीति यथावत लागू होती है तो हर स्कूल के पास में आप लोगों के लिए क्वार्टर्स होंगे, जहां पर आपको रुकना है। जो भागा दौड़ी होती है ना, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आप लोग आते हो जाते हो, किसी शहर में जाके रहते हो, गांव में पोस्टिंग होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। वहीं पर क्वार्टर्स मिलेंगे, वहीं पर आपको रहने की सुविधा मिलेगी, अगर ये लागू होता है। देखो लागू होता तो मैं बात कर रहा हूँ, नहीं होता तो आप ये कहें कि आपने बोला था हमें तो मिले ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, ये नीति लागू होती है, सरकार बनाती है, तो क्योंकि लागू होने के बाद भी आपको पता है हर जगह तो क्वार्टर भी है नहीं, बनाने में भी 2-4 साल लग जाएंगे। तो 2-4-5 साल तो आप जो है इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन ये व्यवस्था हो जाएगी उस दिन तो बहुत अच्छी बात है ना, वहीं पर रेजिडेंस मिलेगा, क्वार्टर्स मिलेंगे टीचर्स को। अब उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अप डाउन का जो झंझट है वो खत्म, अप डाउन की टेंशन रहती है, आना है जाना है, तो वो खत्म हो जाएगी। आप वहीं पर रह करके बिंदास आप रहिए, पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। तो ऐसी व्यवस्था इसमें है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसमें है दोस्तों, प्राइवेट शिक्षक को भी टेट पास करना होगा। जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जैसे राजस्थान में रीट है तो रीट पास करना पड़ेगा, किसी दूसरे राज्य में जैसे हरियाणा में एस टेट है तो एस टेट पास करना पड़ेगा, यूपी में यूपी टेट है तो पास करना पड़ेगा। कहने का मतलब निजी क्षेत्र में भी आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। इसके अलावा यूं मान लीजिए कोई सेंट्रल का इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, तो सीटेट पास करना पड़ेगा, उसके साथ में वो वहां पढ़ा पाएगा। तो इस तरह से प्राइवेट शिक्षक को भी टेट सीटेट आदि परीक्षाएं पास होना जरूरी है, इस तरह का भी इसमें तय किया हुआ है। अब बात आती है दोस्तों, ये लागू होगा या नहीं होगा ये अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि लागू होने की संभावनाएं ज्यादा है इस नई सरकार में, क्योंकि बीजेपी के द्वारा ये बनाई गई नीति है और बीजेपी लागू नहीं करेगी तो कब लागू होगा ये सोच सकते हैं हम। ऐसी स्थिति में आप लोगों को तैयार रहना है।
और ये मान के चलिए ये नीति विधिवत लागू होती है तो अच्छे का चुनाव होगा, बेहतर का चुनाव होगा, और आप अपने आप को यदि बेहतर आंकते हैं, बेहतर मानते हैं, तो आपका चुनाव होना तय है। इसलिए आप लोग पूरे मन के साथ में इसका स्वागत करें। अब बात आती है दोस्तों, लास्ट जो सवाल था हमारा उसकी, कि जो 4 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड का मामला, तो इसमें जो नई नीति है उसमें यह तय किया गया है कि 2030 तक तो 2 वर्षीय बीएड भी यथावत जो काम करेगी, और 2030 तक तो 2 वर्षीय बीएड करने वाले भी शिक्षक बनने के लिए योग्य और मान्य होंगे। लेकिन उसके बाद के लिए कहा है, उसके बाद केवल 4 वर्षीय बीएड का जो कोर्स है, यानी इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, इस तरह का, केवल वही लोग जो है 2030 के बाद में शिक्षक बन पाएंगे। इस तरह की इसमें अभी वर्तमान समय में स्थितियां, भविष्य में चेंज हो जाए, बदल जाए, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, पर वर्तमान में जो मूल जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसमें ऐसा वर्णित है। इसके बाद में और तब तक के लिए दोस्तों 2 वर्षीय बीएड वाला यथावत है ही है, तो 2030 तक की भर्तियों तक तो किसी को चिंता करनी नहीं है। और 30 की बात क्यों करते हो आप, तो इसी साल 2024 में आने वाली भर्ती है, 25 तक होने वाली कोई भर्तियां, तो उन्हीं में अपने चयन की कल्पना करें, बाकी इतने दूर तक की कल्पना नहीं करें। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को जितना मुझे समझ में आया बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो सवाल आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं नई शिक्षा नीति और नई शिक्षक भर्ती और नई व्यवस्थाओं को लेकर के, शायद प्रत्येक सवाल का जवाब आपको ठीक से मिला होगा। और फिर कोई आपके लिए जानकारी होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर, धन्यवाद।